हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BPAG 171 का यूनिट नंबर सेकंड है हमारा, जिसका नाम है विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। इग्नू वाले बच्चों के लिए थर्ड ईयर का सब्जेक्ट। कुछ भी पूछना हो आपको यहाँ पर तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके इंडेक्स की। आपको याद होगा आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये आपका हो चुका है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपका यूनिट नंबर जो है सेकंड है और ये सारी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के टॉपिक को समझ लेते हैं कि आज के यूनिट नंबर सेकंड में हम कौन कौन से जो टॉपिक है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय को समझेंगे, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। उसके बाद हम समझेंगे एक टॉपिक है आपका विपदा को समझना। उसके बाद हम समझेंगे विपदा की पहचान। उसके बाद जोखिम को समझना। उसके बाद है संवेदनशीलता को समझना। उसके बाद संवेदनशीलता के कारक। उसके बाद है जनसंख्या विस्थापन। उसके बाद है शहरीकरण और उसके बाद है यहाँ पर भौगोलिक कारक। ठीक है दोस्तों, तो आज के यूनिट नंबर सेकंड में हम ये सारे जो टॉपिक है ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में आपके जो सारे टॉपिक है ये आपके पूरे हो जाएंगे। परिचय के ऊपर चलते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, जो सिंपल सी इसमें बातें होंगी उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि 19वीं सदी में आपदाएं भूस्थल या जलवायु से संबंधित जब कोई समस्या जो है उसको देखा जाता था। इसका ये मतलब है कि जब पहले के समय में दोस्तों कोई आपदाएं आती थी तो उसको हम जो है भूस्थल से संबंधित, जलवायु संबंधित मान लेते थे। लेकिन अगर हम बात करें आज की यानी वर्तमान के समय की, तो इस समय आपदाओं को अलग अलग रूप में देखा जाता है, ठीक है। उस समय कोई भी आपदा हुई तो उसको या तो भूस्थल से संबंधित मान लिया जाता था या तो जलवायु से संबंधित मान लिया जाता था। लेकिन आजकल हमने सभी आपदाओं को एक कैटेगरी में बांटा है, उन सबका हमने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो आपदाओं का कोई भी रूप हो, इससे जनसंख्या प्रभावित होती है। आपको पता ही है आपदा कोई सी भी हो, सारी आपदा ही होती है और उससे हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है, ठीक है। लोगों को इसका जो है, अगर लोग आपदाओं का सक्षम रूप से सामना करने नहीं पाते यानी कि सक्षम नहीं होते आपदाओं का सामना करने में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान होता है, विनाश सहना पड़ता है, ठीक है। यानी आप समझ पा रहे हो, अगर कोई आपदा है और उस आपदा के लिए अगर हम पहले से तैयार हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो यानी कि हम उस आपदा का सामना करने में सक्षम नहीं है, तब हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो नुकसान वो होगा, ठीक है। जो आपदाएं हैं वो मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी आपदाएं आपको पता है कि वो हमारी वजह से भी होती है, यानी मानव की गतिविधियों की वजह से भी होती है। इसलिए मानव द्वारा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए हमें क्या है बहुत अच्छे से समझनी चाहिए सारी चीज़ें, और उसके लिए क्या क्या सावधानी रखना है वो भी समझनी चाहिए। अगर हम ये सब कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है हम आपदाओं के खतरे को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते आपदाओं को, लेकिन ये है कि आपदा द्वारा जो भी खतरा उत्पन्न होगा उसको हम कम जरूर कर सकते हैं अगर हम उससे पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाए तो, ठीक है दोस्तों। तो यही बात यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन में बताई गई है। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं विपदा को समझना। इसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या बातचीत जो है वो यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी घटना में मनुष्य भी और प्रकृति भी दोनों का हाथ होता है तो हम यहाँ पर उसको विपदा कहते हैं, ठीक है। विपदा से बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मनुष्य, पर्यावरण, इन सभी की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे हो, देखिए जब भी कोई आपदा आती है तो वो क्या होता है, मनुष्य के जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ में पर्यावरण के जीवन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। वहाँ का जो पर्यावरण का जो सारा स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप बाढ़ की बात करोगे तो बाढ़ से क्या होता है, बाढ़ से जो है लोगों को जो विस्थापन होना पड़ता है, अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ती है, क्योंकि उनके जो घर द्वार है वो टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण भी खत्म हो जाती है, वहाँ पर कई सालों तक खेती नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। विपदा की वजह से क्या है, संपत्ति को नुकसान पहुँचता है बहुत ज़्यादा। आपदा की गंभीरता समुदाय की सुरक्षा पर निर्भर करती है। देखिए आपदा कितनी बड़ी और भयानक हो सकती है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमने कितनी ज़्यादा उसके लिए तैयारी कर रखी है, या हमारे पास कितना उसके लिए जो है जुगाड़ है कि हम उस कठिनाई से उभर सकें, ठीक है। अगर मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आपदा बहुत बड़ी है
और हमने उसके लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं कर रखी दोस्तों, तो उससे हमारे सामाजिक पर भी असर पड़ेगा, ठीक है, पैसों से संबंधित चीज़ों पर भी पड़ेगा, सांस्कृतिक पर भी पड़ेगा, राजनीतिक पर भी पड़ेगा, ठीक है। सभी जो स्थितियां हैं हमारी वो यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित होगी, ठीक है, अगर कोई बड़ी आपदा है और उसके लिए हमने तैयारी नहीं कर रखी। यहाँ पे दोस्तों हमें विपदा के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, यानी कि विपदा के प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विपदा यहाँ पर कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए बताया गया आकस्मिक प्रारंभिक विपदा, ठीक है। इसका मतलब होता है अचानक से होने वाली मुसीबत, यानी कि कोई ऐसी विपदा जो अचानक से आती है, ठीक है। उसके बाद है मंद प्रारंभिक विपदा, इसका मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे आने वाली विपदा, यानी कि जो धीरे धीरे आती है वो वाली मुसीबत, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर औद्योगिक प्रौद्योगिकी विपदा, इसका मतलब होता है यहाँ पर वह विपदा जो वहाँ से आती है, कारखानों से, मशीनों से होने वाली जो विपदा होती है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ से बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर युद्ध और नागरिक हड़ताल, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी लड़ाई के कारण या किसी ने हड़ताल कर दिया, ठीक है, हंगामा हो गया, तो वो वाली विपदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है महामारियों के रूप में विपदा, यानी कि कोई बीमारी फैल गई है, कोई नई बीमारी आई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर विपदा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि विपदा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दो भाग हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विपदा और अप्रत्यक्ष विपदा। तो इसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे प्रत्यक्ष विपदा को, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विपदा में अपना जो है यहाँ पर कौन कौन सा आता है इसे समझते। देखिए, जमीन को हिलाने वाली, जमीन को हिलाने वाली मतलब कि जब जमीन कांपती है, यानी कि आप इसे समझ सकते हो भूकंप, ठीक है। अलग जमीन विस्थापन, इसका मतलब होता है जब जमीन के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर मिट्टी ध्रुवीकरण, इसका मतलब है जब मिट्टी का रंग बदलता है। उसके बाद है यहाँ पर भूस्खलन, जमीनी झटका और हिमस्खलन, इसका मतलब होता है जब जमीन से पत्थर, मिट्टी या बर्फ नीचे गिरती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर विकृत भूमि विस्थापन, इसका मतलब होता है जब जमीन का आकार या स्थान बदल जाता है। उसके बाद है यहाँ पर ज्वार भाटा, समुद्री लहरें और सुनामी। आपको पता है जब पानी उछलता है, यानी कि जो सुनामी है वो तो लहरें होती हैं, ठीक है, समुद्री लहरें, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आ गया दोस्तों आपको समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा है, अप्रत्यक्ष विपदाएं। अप्रत्यक्ष विपदाएं वह होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से आती है, जैसे बांध का टूटना, ठीक है, जब बांध टूटेगा तो क्या होगा, फिर बाढ़ आएगी, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में हानि से प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्र में आपको पता है कि बहुत जो है कारखानों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण आता है, तो उससे भी जो है बहुत सारी विपदाएं जो है आती है। देर से भूस्खलन, ठीक है, तो ये आपका था अप्रत्यक्ष विपदाओं के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं विपदा की पहचान। तो इस टॉपिक में दोस्तों हमें ये पढ़ना है कि हम विपदा की पहचान जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या बताया गया हमारे लिए। यहाँ पर देखिए, विपदा की पहचान करने में शामिल है दोस्तों, अगर आपको विपदा की पहचान करनी है कि उस विपदा से जो है कितनी ज़्यादा मुसीबत आई है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने वैज्ञानिक आंकड़े, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, कुछ ऐसे तत्व जिनसे सारी बातें जो है पता चले, जिसके कारण हमें पता चले कि जिसके कारण हमें आपदाओं की पहचान हो सके, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें मनुष्य द्वारा निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको मान के चलिए बाढ़ का पता लगाना है, तो उसमें पहले आपको भूमि उपयोग की प्रबंध नीतियों को अपनाना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए बाढ़ तब आती है जब बांध टूटता है, ठीक है, और बांध टूटने से पहले अगर वहाँ की स्थितियों का पता लगाया जा सके कि जो मिट्टी है वो वहाँ पर से कम हो गई है। देखिए बांध कैसे टूटता है आपको बताता हूँ। जैसे ये मान के चलिए ये बांध है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस लेवल तक पानी जो है वो बहता है, ठीक है, इतना जो लेवल है इस पे रोड है और गाड़ियाँ वगैरह चलती है, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कहीं से क्रैक आ रहा है, कहीं से टूट रहा है, ठीक है, उसके बाद ये लहरें इसको धीरे धीरे करके और तोड़ने लगती है, और फिर जब यहाँ से हल्का सा भी पानी नीचे जाता है तो ये पूरा जो है ये अपने आप ही मिट्टी यहाँ से ख़त्म हो जाता है और ये सारा पानी उधर के साइड चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो बांध टूटता है, तो पहले से अगर हम भूमि को समझ ले, वहाँ पर अगर सरकार ये देख ले कि यहाँ पर जो है बांध टूटने की स्थिति में आ रहा है और उसको रिपेयर किया जाए, तो फिर वहाँ पर जो है बाढ़ नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर है जोखिम को समझना, कि हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा जो जोखिम है वो है, कितनी ज़्यादा जो है वो हानि होती है, ठीक है।
जैसा कि हम सभी को पता है आपदा की वजह से बहुत ज़्यादा हानि होती है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से संसाधनों पर भी बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो प्रभाव पड़ता है। अगर मान के चलिए कोई विपदा आती है, ठीक है, उस विपदा से बहुत ज़्यादा हानि हुई तो आपके जो संसाधन होंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो हानिकारक प्रभाव है वो पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारी जो रणनीति है उसको अपनाना चाहिए। यानी कि विपदा अगर आने वाली है तो उसको कम करने के लिए हमारे पास पहले से ही बैकअप प्लान होना चाहिए। उस बैकअप प्लान की वजह से ही हम क्या है जोखिमों को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जोखिम प्रबंधन करते हैं यानी कि हम जोखिम करने का प्लान पहले से ही बना लेते हैं तो खतरे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह खतरे को ख़त्म कर दें। जैसे कि आपको पता है कि किसी एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ भूकंप आने वाला है, ठीक है, और भूकंप आने वाला है तो वहाँ पर जो है जगह को खाली करवा दिया जाए या कुछ ऐसा सीन करवा दिया जाए तो वहाँ पर खतरे को कम कर सकते हैं, लोगों की वहाँ पर जान बचाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम भूकंप को आने से ही रोक देंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या बात है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जोखिम के मूल्यांकन की, यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि वहाँ पर जो है जोखिम कितना ज़्यादा है। यहाँ पर जोखिम के मूल्यांकन की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपदा के कारण कितना नुकसान हुआ है, अगर ये पता लगाना है तो इसके लिए लोगों को और पर्यावरण को यहाँ पर जो है आकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सटीक आकलन कैसे लगाया जाए, तो सटीक आकलन लगाने के लिए पर्याप्त डाटा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास पूरा वहाँ पर डाटा होना चाहिए, ठीक है, और विश्लेषण तकनीकी जरूरी है। वहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, तभी हमें जो है सटीक आकलन लगेगा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो जोखिम हुआ है, ठीक है। जोखिम को आसानी से पहचानना और सही अनुमान लगाना कठिन है। जोखिम को पहचानना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सही अनुमान लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर सिर्फ केवल अनुमान लगाया जा सकता है, वो अनुमान यहाँ पर कम ज़्यादा या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं संवेदनशीलता को समझना। संवेदनशीलता के कारक। संवेदनशीलता में दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों का योगदान है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर इसके कारक को, ठीक है, संवेदनशीलता के कारक को पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसके कारक हैं और कौन कौन सी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जनसंख्या विस्थापन। तो जो आपदा का जो परिणाम है इससे जनसंख्या विस्थापन होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है और वहाँ पर जो है लोगों का जो घर है वो ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या विस्थापन होगी। ये कई आपदाओं की वजह से होता है, जैसे कि मान के चलिए बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, फिर भी वहाँ पर जो जनसंख्या विस्थापन है वो होगा। और मान के चलिए कि वहाँ पर जो है युद्ध होने की स्थिति है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो बॉर्डर के पास रहते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर किसी देश का बॉर्डर है और यहाँ पर अपने भारत का कुछ हिस्सा भी आता है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है लड़ाई की स्थिति हो गई है, युद्ध की स्थिति बन गई है, तो यहाँ पर अपने जो है सेना के लोग आएंगे तो इस जगह को यहाँ पर खाली कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये क्या होंगे, ये विस्थापन होंगे, इनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा। तो यही सारी बातें जो है दोस्तों ये जनसंख्या विस्थापन के अंतर्गत आपकी आती है। यहाँ पर सूखे का जो एग्जाम्पल है लिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो वहाँ के जो किसान हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे, वो अपना जो कार्य है वो सही ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो उनको क्या है एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होना पड़ेगा, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होगा। तो ये अपना आ जाता है यहाँ पर जनसंख्या विस्थापन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं शहरीकरण की, कि शहरीकरण भी विपदा की हानि को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि शहरीकरण जो है किस प्रकार से विपदा की हानि को बढ़ावा देता है। देखिए दोस्तों, जब शहरीकरण होता है तो आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही क्षेत्र में आकर रहने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है आय के रोजगार के स्रोत होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पैसा कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं, रोजगार के जो साधन है वो वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए लोग जो है वो शहरों में ज़्यादा आते हैं। तो जब शहरों में यहाँ पर ज़्यादा आते हैं तो कई क्षेत्रों में मानव और पूंजी में विस्तार होता है। ये बात तो सिंपल ऐसा होगा, ठीक है, वहाँ पर लोग क्या है एकदम से ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मुश्किलें भी आ जाती हैं, ठीक है। मुश्किलें कैसे आ जाती है, जिसकी वजह से बीमारी और वर्ग संघर्ष और सामाजिक पूंजीगत कमी हो जाती है। ये कैसे होता है समझिए, जैसे मान के चलिए कोई एक जगह है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो है, ठीक है, और कोई महामारी आ जाती है
तो बहुत दिक्कत आ जाती है। आपको याद होगा कोरोना के समय में दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं गांव से, ठीक है। तो गांव से आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बीमारी आती है, कोई महामारी आती है, जैसे पिछली बार आई थी, तो फिर क्या है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलती है बीमारियाँ, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जैसे आपको याद होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वापस अपने गाँव जो है जाना चाह रहे थे, ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी जो है दिक्कत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर लोग सांस्कृतिक मुद्दे को लेकर अशांति पैदा करते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनकी जो विचार है वो अलग अलग है, तो वहाँ पर सांस्कृतिक मुद्दे को लेकर अशांति जो है वो पैदा हो सकती है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचार है, तो वहाँ पर अलग अलग स्थितियों में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और संघर्ष भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको शहरीकरण जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं भौगोलिक कारक, कि भौगोलिक कारक में यहाँ क्या क्या है, ठीक है। देखिए, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग ने विकासशील देशों में कृषि को बाधित किया। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो गर्मी है वो बढ़ रही है, ठीक है। जब गर्मी बढ़ रही है तो उसके कारण क्या है, जो हिमालय पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और हिमालय पर जो आपको पता है बहुत सारे क्या कहते हैं, जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो जो बर्फ़ होता है वो पानी होता है एक तरह से, ठीक है। बर्फ़ का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है वो पानी से भरा होता है। तो जब पानी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है, तो वहाँ से जब जो बर्फ़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी के रूप में उपस्थित है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से जो पानी है वो नीचे आएगा और वहाँ पर नदियों में जो है वो फैलेगा, उससे समुद्र में जाके मिलेगा। तो उससे क्या है, जल स्तर जो है हमारा वो बढ़ जाता है। जब जल स्तर हमारा बढ़ेगा तो वहाँ पर जो जल से संबंधित आपदाएं होती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, वो सारे आने के जो आसार है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया है, विकासशील देशों में कृषि को बाधित किया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया, तटीय क्षेत्रों को और अधिक कमज़ोर किया। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, पहाड़ में यहाँ पर बर्फ़ जमा है, और ये जो बर्फ़ है एक तरह से आप इसे पानी समझ सकते हो। जब ये आएगा यहाँ पर नीचे पिघल कर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो जैसे ये आएगा और यहाँ पर समुद्र मिलेगा, ठीक है, तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो तटीय इलाके हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे जो है काम होते हैं, ठीक है, जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर आपदाओं के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि सुनामी आ सकती है, ज़्यादा पानी है तो बाढ़ आ सकता है, तूफान आ सकता है, बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर आपदाओं के अधिक आने के आसार भी जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर भौगोलिक कारक। तो यही था दोस्तों आपकी इस वीडियो में। यूनिट नंबर जो 2 है वो यहाँ पर आपका पूरा हो गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। ये हमारा ग्रुप है इग्नू वाले बच्चों के लिए टेलीग्राम का। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें जुड़ जाना है। इसके अंदर क्या है, हम आपको जो है वीडियो का लिंक प्रोवाइड करते हैं, जो नोट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। जो आप ये वाला जो पढ़ रहे हो 2nd चैप्टर, इसके जो नोट्स है वो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो नीचे लिंक है वो इसका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी जो बातें हैं वो आपको इस वाली वीडियो में बतानी थी। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।